हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। हमारे खास प्रोग्राम सेहत में आपका स्वागत है। चिलचिलाती गर्मी के बाद बारिश काफी ज्यादा राहत प्रदान करती है, परंतु इस समय के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी में कीटाणु अधिक सक्रिय हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार के मानसून संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। बरसात में होने वाली बीमारियों में शामिल है स्किन डिजीज और एलर्जी, डेंगू फीवर, मलेरिया, फ्लू, इन्फेक्शन। इन समस्याओं से उबरना बहुत ज्यादा कठिन है और ये सभी समस्याएं स्वास्थ्य को लंबे समय तक और गंभीर रूप से प्रभावित कर देती हैं। हालांकि इस मौसम में कुछ जरूरी एहतियात बरत कर हाइजीन रूटीन को फॉलो करके हम खुद को हेल्दी रख सकते हैं। इसी पर ज्यादा चर्चा के मौजूद हैं डॉक्टर अमित कुमार वर्मा हमारे साथ, जो कि हैं GDMO भाभा यूनिवर्सिटी भाभा हॉस्पिटल से। जिस तरह से सबसे पहले अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। अब जैसे होम्योपैथी का हम जिक्र कर रहे हैं, होम्योपैथी, तो अगर होम्योपैथी की हम बात करें तो सबसे पहले ये समझ में आता है बहुत आसान शब्दों में, हो मतलब घर से जुड़ी हुई कुछ दवाइयां, घरेलू उपाय। अगर देखें होम्योपैथी को लोगों के अच्छे से समझ में आए तो क्या है होम्योपैथी? जी थैंक यू। होम्योपैथी रिगार्डिंग जो मैं बता सकता हूँ कि आज के जनरेशन में, आज के सीजन में बहुत से वायरल इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, डेंगू, मलेरिया, XYZ बहुत से सिम्टम्स फैल रहे हैं। उसको हम होम्योपैथी के अंतर्गत हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं और उसका हम होम्योपैथी से बाखूबी अच्छा इलाज ले करके उसको हम प्राइमरी स्टेज में ही ठीक कर सकते हैं। ठीक है। होम्योपैथी हालांकि अभी की नहीं है, सालों पुरानी हमारी पद्धतियों में ये हमारे ग्रंथों में भी मेंशन है इसके बारे में। होम्योपैथी का जिक्र हम करते हैं। होम्योपैथी की अगर हम बात करें, जो पहले जो कल्चर था, हमारे दादा नानी जो बड़े बूढ़े थे वो उसको ज्यादा फॉलो करते थे, लेकिन अब लोग एलोपैथी की तरफ ज्यादा रुख कर रहे हैं। यहां तक कि कुछ छोटी मोटी जो दवाइयां होती हैं या घरेलू उपचार होते हैं, जैसे चोट लग गई तो हल्दी लगा लेते हैं, पहले लगा लेते हैं, लेकिन आज उसी में भी लोग बैंडेज लगाते हैं या फिर बीटाडिन लगाते हैं। तमाम आधुनिक एलोपैथी की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। होम्योपैथी को कहीं ना कहीं दरकिनार करके लोग साइड में से एलोपैथी की तरफ निकल रहे हैं। तो ये कितना सही है या फिर कितना गलत है? क्या हमें होम्योपैथी से ही बहुत सारी चीजों का हल मिल जाता है और हमें उन्हीं से उपचार कर लेना चाहिए? देखिए, जो पास्ट जनरेशन था उस समय स्वाभाविक सी बात है, घरेलू उपचार हम लोग करते थे। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हल्दी या कुछ इस टाइप से चीज़ें दे करके ठीक करते थे। लेकिन आज के जनरेशन में वो चीज़ें क्लियर नहीं रह गई हैं, क्योंकि आजकल कोई चीज़ शुद्ध नहीं रह गया है। और अगर हम उस पर जाएंगे तो हमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है और उसको हम ज़्यादा मतलब बहुत ही उसको जटिल कर सकते हैं, सीरियस कर सकते हैं। इसलिए हम होम्योपैथी ले करके उसको हम प्राइमरी स्टेज में ही अगर हम ठीक कर लें तो अच्छी बात है। अच्छा, होम्योपैथी में कुछ सर बहुत एक आम दिनचर्या में जो होने वाली लोगों की बीमारी या फिर बहुत आम बीमारी जिन्हें कहें, अगर किसी को खांसी हो तो उसे क्या करना चाहिए? अगर खांसी हो रही है होम्योपैथी में, तो होम्योपैथी में बहुत सी मेडिसिन है जो एक्यूट कंडीशन में काम करती हैं, जैसे एकोनाइट है, ड्रोसेरा का डोज है और कुछ ऐसे सिम्टोमेटिक ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं जो कि खांसी के साथ साथ उससे होने वाले कफ, बलगम या फीवर को भी सबसाइड करते हैं। ठीक है। अच्छा, होम्योपैथी में ऐसी कोई जैसे बीमारी शुरुआती स्टेज में ही हम होम्योपैथी को फॉलो करें या सीवियर केस है तो भी हम होम्योपैथी को ही तवज्जो दें, ना कि हम एलोपैथी की तरफ जाएं? नहीं, अगर हम शुरुआती स्टेज में होम्योपैथी ले रहे हैं तो इट्स बेटर। और अगर सीरियस कंडीशन बहुत ही क्रोनिक हो गई, पुरानी हो गई, तो उसमें भी होम्योपैथी बहुत अच्छी काम करती है। और बस शर्त है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि उस समय तक हम अपने कंडीशंस को बहुत ही बास्ट कर लेते हैं, बहुत ही बिगाड़ लेते हैं और हम लास्ट स्टेज, ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां होम्योपैथी को अपना वर्क करने, फंक्शन करने में बहुत ही कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए हमें प्राइमरी स्टेज में ही होम्योपैथी लेकर के उसको सुधार के लिए लेना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, होम्योपैथी को कहीं ना कहीं एलोपैथी उस पर हावी हो गई है या होम्योपैथी को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है? जैसे हम अगर किसी भी बीमारी से संबंधित कोई हम डॉक्टर देखें, अच्छा सर्जन देखें या अच्छा कोई विशेषज्ञ किसी भी विभाग का देखें, तो हमें बहुत सारे गूगल पे मिल जाएंगे लोग। लेकिन अगर होम्योपैथी को हम करें तो बहुत कम नजर आते हैं डॉक्टर कि हमें किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए। अगर हमें मालूम है कि चेस्ट से संबंधित समस्या है या मस्तिष्क से संबंधित समस्या है, किसी भी शरीर के अंग से संबंधित समस्या है, तो उसी से 100 डॉक्टर निकल आएंगे। लेकिन होम्योपैथी में कौन जाना माना डॉक्टर है,
कौन बहुत अच्छा इलाज करता है, ये कहीं ना गुमनाम है होम्योपैथी के अच्छे डॉक्टर। देखिए, आपका कहना सही है कि आज के जनरेशन में एलोपैथिक तो हमेशा आगे थी और है भी आज भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स फिजिशियंस निकल के आ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो अब पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनमें भी इतनी अच्छी एफिकेसी आ गई है कि वो एलोपैथिक के डॉक्टर्स को भी कम वेट कर रहे हैं, मतलब उनको टक्कर देने के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ सर्जिकल प्रोसीजर केस आ जाते हैं तो वहाँ एलोपैथिक होती है, मस्ट है, हॉस्पिटल आपको जाना पड़ेगा। परंतु आपको यदि प्राइमरी स्टेज में है और जहाँ सर्जिकल प्रोसीजर नहीं है, पैथोलॉजी नहीं आती है, तो आप होम्योपैथी में अच्छे डॉक्टर्स से कंसर्न कर सकते हैं और अच्छे डॉक्टर्स आज के जनरेशन में आ रहे हैं। और बशर्ते थोड़ा सा, ये आपने सही कहा कि मीडिया में या फिर जो उसमें डॉक्टर्स की कमी दिख रही है, लेकिन अगर हम धरातल में प्लेटफॉर्म में देखें तो डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और मिल जाएंगे अगर आप खोजें तो। अच्छा, अब जिस तरह से होम्योपैथी का आपने जिक्र किया, होम्योपैथिक लोग इसलिए दूर और भागते हैं कि कहीं ना कहीं इसके परिणाम तो अच्छे निकलते हैं, बट टाइम बहुत लगता है। देखिए, टाइम की बात, लोगों को आज के समय में बहुत क्विक रिजल्ट चाहिए होता है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं लोग होम्योपैथी को वो तवज्जो नहीं देते। हाँ, अगर उन्हें लंबी बीमारी है तब जरूर है कि एक बार होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं। किसी को दमा है तो होम्योपैथी ट्राई कर लेते हैं, शायद परमानेंट सॉल्यूशन निकल आए इसका, इस वजह से। लेकिन क्विक रिएक्शन आखिर क्या वजह है कि इसका नहीं मिलता? कोई खास वजह इसके पीछे? देखिए, मेरे भाभा हॉस्पिटल में बहुत से पेशेंट आते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट आते हैं वहाँ पे, हर स्किन के भी आते हैं, चेस्ट कंप्लेंट्स के और अदर गायनी के स्टूडेंट्स भी रहते हैं। तो हम तो वहाँ पे क्यों कंडीशन के लिए होम्योपैथी देते हैं, और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो घंटे 2 घंटे या विद इन आवर्स वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं कि उनको एलोपैथिक मेडिसिन ड्रग्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वहाँ पे सभी बच्चे भाभा यूनिवर्सिटी में और जनरल हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट हैं अभी इस समय, तो उनको मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे करके ठीक कर रहा हूँ। और पहले के समय में था कि होम्योपैथी बहुत लेट वर्क कर रही है, उसका फंक्शन कम है, लेकिन आज के जनरेशन में, आज के डेट में इतने अच्छे मेडिसिन आ रहे हैं, इतनी उनकी एक्यूरेसी है कि वो 2 से 4-5 घंटे में ठीक कर रहे हैं। ठीक है, होम्योपैथी की कुछ ऐसी खास वजह या फिर कोई बात ऐसी हो जो हम लोग नहीं जानते हो होम्योपैथी के बारे में? देखिए, होम्योपैथी आज के जनरेशन में तो सभी जानने लगे हैं, क्योंकि जर्मन से आई थी और इंडिया में एवन अपने एमपी में, भोपाल में, ऑल ओवर इंडिया होम्योपैथी का नाम तो चल रहा है, अच्छा लोग जानने लगे। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि होम्योपैथी में जो अभी फिजिशियंस या डॉक्टर्स बन रहे हैं, वो होम्योपैथी को आगे बढ़ावा देने में थोड़ी सी कमी अपनी तरफ से छोड़ रहे हैं, और उस कमी की वजह से ही कहीं ना कहीं होम्योपैथी का जो रोल है या होम्योपैथी की जो पॉपुलैरिटी है वो थोड़ा सा कम है। लेकिन हमें इसे बढ़ाना है, इसके लिए हमें आगे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। होम्योपैथी की अगर बात करें तो होम्योपैथी में जो डॉक्टर्स हैं या फिर उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा भी क्या वो हाइप दी जा रही है जो एक एलोपैथी के डॉक्टर को दी जाती है? क्योंकि जहां हम देखें कि होम्योपैथी का क्लिनिक बहुत छोटा सा होता है, जब भी हम जाएं बहुत कम संसाधन होते हैं, और जहां हम अगर दूसरे क्लिनिक में कोई डेंटिस्ट भी है या कुछ भी, किसी के भी जाएं तो एक लेविश ऑफिस दिखाई देता है, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और एक अच्छी झलक देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहती है जो हम देखें होम्योपैथी के क्लिनिक में अगर हम जाते हैं तो। ऐसा क्यों? देखिए, आज के जनरेशन में होम्योपैथी जो क्लिनिक है पहले की अपेक्षा तो बहुत अच्छी टेक्निकल रूप से या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रूप से देखा जाए तो बहुत अच्छा वेल फर्निश बना ही रहे हैं। और कहीं ना कहीं हाँ, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप किसी डेंटिस्ट की क्लिनिक या उसके अपेक्षा तो उनमें जो मतलब कम ही खर्चा लगेगा, लेकिन आप उसको अच्छा कर सकते हैं। और पहले की अपेक्षा होम्योपैथी में अच्छे डॉक्टर्स अपना स्ट्रक्चर बना रहे हैं क्लिनिक का। ठीक है, होम्योपैथी में ऐसी बीमारियां हैं जिनका बड़ा सटीक और सही इलाज अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। वो ऐसे कौन कौन सी बीमारियां या ऐसी कौन कौन सी डिजीजेज हैं जिसकी वजह से उन्हें होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए, जो आप सजेशन देंगे लोगों को? देखिए, होम्योपैथी में हम जहाँ तक है मैंने प्रैक्टिस की है, जितनी क्रोनिक प्रॉब्लम जैसे अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, या सर्वाइकल नेक पेन हो गया, या जो कोई भी गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे फाइब्राइड्स हो गए, या कोई भी कोलाइटिस, आईबीडी,
एक्सपर्ट कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम से है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस डिग्री पे किस स्टेज में अपना अभी इस समय उसकी कंडीशन है, और अगर हम उसको प्राइमरी स्टेज में ही ठीक करने की कोशिश करेंगे तो अमित जी हमारे साथ मुकेश श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं, दर्शक हैं भोपाल से। जी हाँ मुकेश जी आपका सवाल। अमित जी नमस्कार। नमस्कार मुकेश जी, नमस्कार। अमित जी वैसे तो मैं आपका बचपन का मित्र हूँ जी। अच्छा, ओके। मुकेश श्रीवास्तव बोल रहा हूँ, माता स्कूल में पढ़े अमरीका में आपके साथ। जी जी ठीक है जी हाँ। तो अमित जी मुझे बताइए कि मेरे ना भी हाथों में एक प्रॉब्लम आई थी कि मेरे हाथों की जो फिंगर्स है ना उसे पावर नहीं आ रही थी जी। तो वो क्या हो सकता है, रीजन क्या था, कुछ आइडिया बता सकते हैं क्या, कैसे क्या करना चाहिए उसके लिए? आंखों में क्या दोबारा नहीं आया। आंखों में क्या हो रहा है आपके? आंखों में नहीं, हाथों में। हाँ। हाँ उसमें पावर नहीं आ रही जो मेरा, हाँ नहीं पावर आ रही है। हाँ। हाथ की जो मेरी थंब है ना, थंब जी हाँ, थंब से मैं स्टेपलर दबा नहीं पा रहा था। ओके। तो मुकेश जी कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि आपके जो थम्स की जो नर्व्स होती है वो उसमें नर्व्स का कहीं ना कहीं डिसफंक्शनिंग हो रही है, कंप्रेशन हो रही है, और वो किस वजह से हो रही है उसके लिए हमें प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन भी करना पड़ेगा, या उसका एक्सरे या आप उसमें कोई भी नर्व की जो जांच होती है NBS बोलते हैं, आप उसको करके आप एक बार रिपोर्ट दिखाएंगे तो मैं और अच्छी तरह से आपको उसको सजेस्ट कर सकूंगा। अगर उन्हें मुकेश जी को अगर आप कुछ ऐसा उपाय बता सके जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या उपाय कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज जिससे उनके हाथ या अंगूठे में पावर आने लग जाए? आप इसमें अपने थंब का यदि आपका है तो आप इसमें थंब को प्रॉपर मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड या लेटर और मीडियल मतलब दोनों साइड से राइट लेफ्ट उसको आप रोटेट करिए, सर्कमफेरेंस में रोटेट करिए उसको। आप ये जो अपनी नर्व्स होती है उसको ग्लूटेस नर्व होता है, उस नर्व्स को कंप्रेस करके आप उसमें रबिंग करिए प्रॉपर। और इसके अलावा आप उसमें गर्म हॉट वाटर फर्मेंटेशन कर सकते हैं। उसमें आप होम्योपैथी मेडिसिन कुछ टिंचर्स आते हैं उसमें आप डाल करके उसको आप एक्सरसाइज करिए और प्रॉपर मेडिसिन लीजिए तो ऑब्वियसली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, हम बीमारियों का जिक्र कर रहे थे सर। जी हाँ, कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनको अच्छा इलाज है, आप उनकी जिक्र कर रहे थे, कौन कौन सी बीमारियां आप बता रहे थे? देखिए मेरे भाभा जनरल हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे फैकल्टीज़ हैं, बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मेरे पास आते हैं और उनको बहुत सी क्रॉनिक प्रॉब्लम थी। अभी पिछले बार की बात है कि एक हमारे सर हैं तो उनको जब सर्वाइकल नेक पेन था, उन्होंने उसके लिए एलोपैथिक मेडिसिन भी ली परंतु उनको प्रॉपर मतलब रिलीफ नहीं मिला। तो जब उन्होंने बताया कि सर ऐसी प्रॉब्लम है तो फिर मैंने उनको मेडिसिन दिया, अपनी होम्योपैथी में सेलेक्टिव मेडिसिन दिया सिम्प्टोमेटिक। तो अब उनके पिछले 1-2 महीने से अब उनको कम से कम उनका 90% ये केस बिल्कुल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी वो मेडिसिन कंटिन्यू करे हैं। ऐसे हमारी एक मैडम है उनको हमारे हॉस्पिटल में भाभा जनरल में, तो उन्होंने भी अपने बच्चे का ट्रीटमेंट हमसे करवाया। उनको भी कुछ चोट लगी हुई थी, वो सबसाइड थी लेकिन ठीक नहीं हो रही थी और बच्चा एलर्जेटिक था, अस्थमेटिक था। तो अब उसको पिछले 2 हफ्ते से बहुत अच्छा रिलीफ मिल रहा है। और इसके अलावा और भी कई क्रोनिक्स प्रॉब्लम हैं जैसे कि फाइब्राइड हैं और कोई भी यदि आस्टो मतलब पुरानी चोट है और उस पुरानी चोट में सेलुलाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, यदि उसमें बार बार सूजन आ रहा है और सीजनल कहीं ना कहीं हड्डियों में जोड़ों में सूजन आ रहा है हर बरसात के सीजन में या फिर विंटर सीजन में, तो होम्योपैथी से हम उसको ठीक कर सकते हैं और उसमें इतनी पावर है कि कम से कम आप कंटिन्यू इसको लीजिए तो एलोपैथी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सर जिस तरह से आपने बताया कि किन किन चीज़ों से क्या क्या लाभ हो सकता है, अगर हम इसमें बात करें जैसे आपने थायराइड का जिक्र किया, बाकी बीमारियों का जिक्र किया जी, तो इनसे आप दवा तो ले लेते हैं किसी भी बीमारी में होम्योपैथी की, लेकिन इसमें परहेज बहुत बताते हैं, ऐसा क्यों? देखिए परहेज तो वैसे तो हमें हर मेडिसिन में करना चाहिए और लेकिन होम्योपैथी में परहेज पहले के समय में जरूर था। आज के जनरेशन में यदि हम परहेज बता भी देंगे तो पेशेंट उस चीज़ को शायद ही 20% 50% फॉलो करेगा। लेकिन परहेज का मतलब ये नहीं कि आप ये मत खाइए ये मत खाइए। कुछ लोग कहते हैं लहसुन मत खाइए, प्याज मत खाइए। मैं ऐसा नहीं कहता, आप सभी चीज़ें प्रॉपर टाइम पे ले सकते हैं, परंतु हाँ मेडिसिन के
दौरान, उसके पहले या बाद में उसका जरूर थोड़ा सा आप इंटरवल रखिए और मार्जिन रखिए, ताकि वो मेडिसिन अपना जो मेडिसिनल पावर, उसकी जो सब्सटेंस अच्छे से काम कर सके। और उसके बाद आप हाँ, थोड़ा सा कुछ चीज़ों का है कि आप कुछ ऐसी वेजिटेबल, सब्जियां, फल ऐसे मत खाइए जिसका बहुत मना करते हैं। हाँ, खट्टा है, कुछ इमली है, अचार है, और कुछ लोग आप इसको मत लीजिए। कॉफ़ी बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि वो एंटीडोट कर देती है मेडिसिन के लिए। अच्छा। और कोई बैगन हो गया, इस टाइप से चीज़ें हैं जो बादी वाली चीज़ें, हाँ, जो बादी वाली चीज़ें जो मेडिसिन के पावर को कम करती है, उसको मत लीजिए। और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक आप उसको फॉलो करिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा होम्योपैथी में। अच्छा, दमा का जैसे आजकल चाहे बच्चा हो चाहे बड़े बुजुर्ग हो, सांस की प्रॉब्लम, जैसे दमा भी कहते हैं, सांस से संबंधित प्रॉब्लम, कि सांस उखड़ने लग जाती है। युवाओं में भी कि 10 कदम चले नहीं कि सांस उखड़ने लग गई, ये क्यों हो रहा है और इसका क्या पर्टिकुलर इलाज है? अगर शुरुआती तौर पर अगर हम देखें तो इसका क्या है? या फिर किसी को सीवियर भी है कि उसको उसके माता पिता से उसको जेनेटिकली मिला है दमा या फिर सांस की बीमारी, तो क्या वो जड़ से खत्म हो सकती है? देखिए, सांस की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम वैसे तो ये जेनेटिकली भी होती है और एक्वायर्ड मतलब कि बाद में भी होती है। तो अगर जेनेटिकली है तो उसको ठीक करने में हमें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे डीएनए या हमारे जो जेनेटिकली गुणसूत्रों में वो चीज़ें आ जाती हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन उसमें जनरेशन बाई जनरेशन में हम टाइम लगेगा। लेकिन यह है कि अगर किसी को है तो 90% 80% चांसेस है कि हम उसको कुछ हद तक उसको हम उस प्रॉब्लम से क्यों कर सकते हैं। लेकिन अगर बाद में होती है, एक्वायर्ड है, जैसे आजकल के बच्चे एसी में रहते हैं, बाहर निकलते नहीं हैं और उनको जो नेचुरल एटमॉस्फेयर में खेलने को मिलता नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बॉडी इम्यून सिस्टम है वो लो हो जाती है और बच्चे केवल पढ़ाई और मोबाइल के अलावा बाहर चीज़ों को जानते नहीं हैं। तो उनको वो सब चीज़ों से पहले हमें दूर करना पड़ेगा। उनके फादर मदर को भी चीज़ें बतानी पड़ेगी कि बेटा आप उस चीज़ को सब चीज़ें आप फॉलो करिए, सब खाइए, क्योंकि हम उनको जितना ज़्यादा परहेज करेंगे, ये मत खाइए वो, तो उससे बच्चे की इम्यून सिस्टम लो हो जाएगी और कहीं ना कहीं बच्चा आपका कोई भी एटमॉस्फेयर में जल्दी से ढल नहीं पाएगा और उसे एलर्जेटिक राइनाइटिस या ब्रोंकाइटिस, अस्थमा होने के चांसेस बन जाएंगे। अच्छा, जो आजकल पथरी का जो बहुत चल रहा है कि लोगों को पथरी हो जाती है, किसी को कहीं हो जाती है, किसी को कहीं हो जाती है, तो ऐसे में किसी को पथरी, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा ये पथरी होती क्यों? क्योंकि लोगों के इसमें अलग अलग राय है। कोई कहता है टमाटर मत खाओ, टमाटर के छिलके से, कोई प्याज के छिलके से। ये पथरी का कारण क्या है और इसका कुछ इलाज होम्योपैथी में है? 11 mm या इससे तकरीबन यही एक रेशियो होता है कि लोगों के अक्सर इसी नाप की जो हो जाती हैं पथरी, तो इसका इलाज है आपके होम्योपैथी में? और क्या अगर है किसी को तो सावधानी क्या बरते हो? देखिए, बेशक होम्योपैथी में पथरी का इलाज है। अच्छे बड़े बड़े एलोपैथ्स भी कहीं ना कहीं वो होम्योपैथी के फिजिशियन से इसका कंसल्टेशन लेते हैं कि हमारी पेशेंट है, इनको हम कैसे करें। मैंने भी कई ऐसे पेशेंट है जो 11 mm या उससे ज़्यादा या कम उनको पथरी है, तो उसको मैंने ठीक किया है। पथरी होता क्या है एक्चुअल में? पथरी एक स्टोन की प्रॉब्लम, स्टोन होता है जिसे हम नॉर्मल भाषा में स्टोन बोलते हैं, लेकिन वो स्टोन वैसा स्टोन नहीं होता। ये एक्चुअल में कैल्शियम, फास्फेट, ऑक्जेलेट, इनका कलेक्शन होता है। हमारे जो किडनीज होते हैं, उनके नेफ्रॉन्स होते हैं, उनमें या यूरेथ्रा के जो नलियां होती हैं उनमें इकट्ठा हो जाती हैं और उसको ही हम पथरी कहते हैं। पथरियां मोस्टली 2 टाइप की होती हैं, एक रीनल जो किडनी में होती हैं और दूसरा गॉल ब्लैडर जो कि अपने मतलब पित्ताशय में होता है। तो पथरी के 2 टाइप है। और होता क्यों है? क्योंकि पथरी कहीं ना कहीं कैल्शियम का डिपोजिशन या कैल्शियम ऑक्जेलेट या मैग्नीशियम ऑक्जेलेट के डिपोजिशन, ज्यादा मात्रा में कैल्शियम किसी ने लिया हो या ये जो आप बता रहे हैं कि ये ज्यादा मात्रा में ली हो, चाहे पोटेशियम का, कैल्शियम, ये सब तो इसकी वजह से हो जाती है। जी, किसी को है और बहुत तकलीफ है, बहुत ज्यादा तकलीफ है कोई, तो ऐसे में एहतियातन उसे क्या करना चाहिए? हालांकि कुछ दवाइयाँ लोग इधर उधर से सलाह लेके पीने लग जाते हैं, चाहे वो होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो। क्या उन्हें प्रॉपर दिखा के होम्योपैथिक की तरफ जाना चाहिए? देखिए, अगर बिना डॉक्टर की सलाह से आप कोई भी दवाई लेते हैं तो ये तो आप अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपको कोई भी लोगों को क्या होता है सर कि जिस तरह से उनके दोस्त यार में किसी ने बोल दिया कि फलानी पी लो दवा, किसी ने बोल दिया ये भी पी लो इससे भी गल जाएगी, किसी ने बोल दिया ये खाओ इससे गल जाएगी, तो 3-4 प्रकार के ताम झाम लोग बैठ जाते हैं और उन्हें सेवन करते रहते हैं।
तो क्या ये करना चाहिए या प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास, होम्योपैथी के पास जाके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी भी बिना डॉक्टर की सलाह से किसी के कहने पे आप कोई भी दवाई उसका उपयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि वो दवाई होती क्या है, उसका मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, या क्या उसका जो एलॉइड है वो काम कैसे करता है। और आप पथरी के लिए आपको किसने दिया, आपकी पथरी स्वाभाविक सी बात है थोड़ा सा उस समय आपको आराम मिलेगा, आपका जो रीनल पेन है, दर्द कम होगा, पथरी का आपको हो सकता सोनोग्राफी कराएंगे साइज भी कम हो जाएगा, लेकिन बाद में जब वो दवाई का साइड इफेक्ट होता है तो वो फिर पथरी बहुत ही बड़े रूप में, बृहद रूप में बढ़ जाती है। आपको इतना दर्द होता है कि आपको बिल्कुल असहनीय दर्द होता है, आप फिर सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही डॉक्टर से कंसर्न करिए, किसी के बताने पे या कहने पे आप कोई भी दवाई का सेवन मत करिए, क्योंकि वो उसे भी नहीं पता कि वो होता क्या है। और आज के डेट में हर व्यक्ति गूगल, यूट्यूब और मोबाइल के थ्रू जान के और घर में ही डॉक्टर बन करके इलाज कर रहा है। इससे आप अपने बीमारियों को ही आमंत्रण देते हैं, उसको आप बढ़ाते हैं। अमित जी, आजकल जो सीजनल बीमारियां चल रही हैं और डेंगू, मलेरिया, बुखार, ये जो आजकल चल रहा है, इसके बारे में लोगों को कैसे एहतियात बरतना है, हो जाए तो क्या करना है, इन सभी बीमारियों का आप निष्कर्ष दें। देखिए, हमारे यहाँ भी भाभा हॉस्पिटल में बहुत से समय बच्चे या फैकल्टी आती है, उनको डेंगू के लक्षण मिल रहे हैं और उन्होंने फिर मुझे बताया। तो फिर सबसे पहले तो उसका आप प्रॉपर डायग्नोज करिए कि डेंगू है कि ये वायरल इन्फेक्शन है। तो डेंगू के लिए, डेंगू में सबसे पहले होता क्या है, एक्चुअल में ये एक प्रकार की बोन ब्रेकिंग फीवर होती है, मतलब कि आपकी हड्डी टूटने जैसी आपकी आती है, आपके पास बॉडी एक होता है, आपको फीवर, हाई ग्रेड फीवर होता है, कम से कम 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर होता है। और इसके अलावा आपको सिर दर्द, उल्टी और पेट में दर्द, ये सब प्रॉब्लम हो जाती है। और इसी तरह मलेरिया जो होती है, कहीं ना कहीं पानी, इस समय बरसात का सीजन चल रहा है, पानी कहीं रोड साइड में, घरों में, बालकनियों में, टेरिस में इकट्ठा हो जाता है, उसको हम इग्नोर करते हैं। कूलर का पानी है वो आप अभी तक अपन, तो कहीं ना कहीं मलेरिया जो है वो एनाफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है और उसकी वजह से हाई ग्रेड टेम्परेचर उसमें भी होता है। परंतु कहीं ना कहीं मलेरिया और डेंगू में ये अंतर है कि डेंगू में मोस्टली हेमरेजिक कंडीशन होती है, कहीं ना कहीं आपको रैसेस बन जाते हैं और हड्डियों टूटने, हड्डियाँ आपकी बहुत पेनफुल हो जाते हैं, लेकिन मलेरिया में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तकलीफ दे। जी अब आजकल जॉइंडिस और जैसे पीलिया बोलते हैं, टाइफाइड, ये भी बहुत चल रहा है सर। हाँ, जॉन्डिस और टाइफाइड, जॉन्डिस एक्चुअली में ये लीवर की प्रॉब्लम होती है। उसमें अब हमारा लीवर जो होता है, हमारे जो लोब्स होते हैं लीवर के, वो उसमें सूजन आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं मतलब इम्प्योर खाना या फूड पॉइजनिंग, और हम जो बाहर के फास्ट फूड्स खाते हैं इस समय बरसात में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मक्खी मच्छर के इन्फेक्शन से पूरे तरह से वो होते हैं और उससे हम लीवर की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे जो डॉक्टर थे उन्होंने जानकारी दी किस तरह से आपको होम्योपैथी में जाना है, कौन सी बीमारी को किस तरह से प्रिकॉशंस लेने हैं। उम्मीद है कि आप स्वस्थ रहेंगे और अच्छा खाएंगे और खुद का ख्याल रखेंगे। स्वराज सेहत में फिलहाल इतना ही सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।